हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भैया कुछ दिनों बाद है नीट की एग्जाम और आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री में जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसके बचे हुए क्वेश्चंस। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन करवाएगा और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए भाई, तो इस कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। और पिछला वाला जो पार्ट 1 वीडियो था, लेक्चर था, उसमें हमने 50 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस किए थे। आज हम 76 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के वो करेंगे। और पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है भैया आपका कहां से, अमाइन से। ठीक है, चलिए भाई, दो कथन यहां पर दिए गए हैं, ध्यान रहे ये कथन वाला सवाल है, ये परिकथन या अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें 4 ऑप्शंस ये बनाते हैं कि स्टेटमेंट या तो दोनों सही होगी या तो दोनों गलत होगी, पहली सही होगी दूसरी गलत होगी, या फिर पहली गलत होगी दूसरी सही होगी। ठीक है, पढ़ते हैं भैया। चलिए, इलेक्ट्रॉन अपचायक यानी कि इलेक्ट्रॉन निकासी नाइट्रो समूह के कारण एक प्रतिस्थापित नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता जो है फिनॉल से अधिक होती है। तो आपके पास एक नाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है और फिनॉल दिया हुआ है और बोला गया है कि भाई नाइट्रोफिनॉल की जो अम्लीयता है, अम्लीय प्रबलता है, वो फिनॉल से अधिक होती है। ये तो यार बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो वो क्या करता है आप ये कह लें कि नाइट्रोफिनॉल की जो अम्लीयता है वो आपकी फिनॉल से कैसी होगी भाई, तो ज्यादा होगी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, आइए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता जो है वो समान होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा में तीनों अलग अलग पोजीशंस होती है और वहां पर आप यदि नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं तो भैया अम्लीयता एक समान कभी हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉन को लेने देने की जो क्षमता होगी, बात समझ में आई, हाइड्रोजन के आयन को लेने और देने की जो क्षमता होगी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगी। तो एक काम करते हैं बच्चों, सारे ही बना लेते हैं, है ना। देखो, ये कह रहा है कि ये तीनों की ना समान होती है, तो नहीं होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब एक काम करते हैं, जितने पूछे गए हैं सारे ही बना लेते हैं। सबसे पहले है आपका कौन सा वाला, तो ये लो भैया, ये लो। सबसे ज्यादा जो अम्लीय है उसी को हम सबसे पहले बना लेते हैं। चलिए, इससे कम अम्लीय कौन होगा, तो आपने कहा सर यहां पर आएगा। फिर इससे कम अम्लीय कौन होगा, तो आपने कहा सर मेटा पोजीशन पे लगा देते हैं। और सबसे कम कौन होगा, तो आपने कहा सर रुको जरा मजा आएगा। आपने कहा सर ये यहां पर आपका OH आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर। तो सबसे ज्यादा कौन होगा आपका, कोई भी एक नाइट्रोफिनॉल जो फिनॉल से ज्यादा होगा, पर सबसे ज्यादा कौन होगा, तो भाई ऑर्थो। देखो, ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा, सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो आपका अम्लीय होगा। क्या ये कहानी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर। तो पहला वाला इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बिल्कुल भैया सही है और दूसरा वाला जो है वो आपका कैसा है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा वाला गलत। और इस पूरे चैप्टर के एक टॉपिक का हमने बहुत शानदार तरीके से क्या कर लिया भाई, रिवीजन कर लिया। चलिए, इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलेंगे। हम इसको पहले चेक कर लेंगे। कथन 1 सही है और कथन 2 जो है वो सही नहीं है। बिल्कुल सही बात, चेक कर लेंगे। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ये सवाल पूछ लिया गया है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से। और बड़ा शानदार ये सवाल है, आपसे पूछा गया है कि कार्बोनिल यौगिक जो होगा उसके यदि इनके साथ हम क्या करते हैं भाई, अभिक्रिया करते हैं, तो आपको कौन सी चीज मिलती है। ठीक है, अब जो चीजें मिलने वाली हैं, जो उत्पाद है हमारे पास, वो है आपका साइनोहाइड्रिन, एसिटल, शिफ्ट बेस जिसके बारे में अपन ने खूब बातें की थी, या फिर ऑक्सिम। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो आपको मिलते हैं कहां से, जब आपका कार्बोनिल यौगिक इनमें से किसी के साथ अभिक्रिया करता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि 4 रिएक्शन हम देख लेते हैं, राइट। और यहां से हम ये पता लगा लेते हैं कि भैया कौन सा अभिकारक किस प्रकार का उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो है वो देगा। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबके सूत्र का पता होना बहुत जरूरी है। आइए रिएक्शन देखते हैं, मस्त वाली बात, एकदम तगड़ी वाली बात। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया रिएक्शन वाली बात है ना, पहले लिख लेते हैं। चलो, तो भाई सबसे पहले आपके पास में यहां पर HCl है, इससे रिएक्शन करने के बाद आपको साइनोहाइड्रिन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर रिएक्शन करने के बाद आपको साइनोहाइड्रिन तो मिलेगा।
HCN होगा ना, ये Cl थोड़ी होगा, HCN, तो ये हो जाएगा आपका HCN। चलिए, तो इससे रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन मिलेगा। बहुत ध्यान से देखना, यहां पर सिर्फ एक जगह पर CNA लगा हुआ है। रुको, क्या क्या कहां कहां पर डिफरेंस है वो भी बता देते हैं, ठीक है। बंजा 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 बंजा, देखो यहां पर CN लगा है, बोलो यस सर। यहां पर दोनों में ही OR लगा हुआ है, यहां पर NR है और यहां पर NOH है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से, अच्छा एक और चीज, जब हमने इस टॉपिक के बारे में बात की थी, राइट, तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे पहचानेंगे, है ना। तो अभी उतने डीप में अपन नहीं जाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जब मैं कह रहा हूं कि जब ROH से हमने रिएक्शन कराई तो सिचुएशन में हमें एसिटेल मिला। और यदि हम सिप बेस की बात करेंगे तो आपको पता है कि जब आप किसी, ठीक है, अमाइड से रिएक्शन करवाओगे, जब भी आप किसी अमाइड से रिएक्शन कराओगे, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, सिप क्षार या सिप बेस जो है वो आपको मिल जाएगा। और NH2OH के साथ यदि आप रिएक्शन करवाएंगे तो अब आपको मिल जाएगा ऑक्सिम। बात समझ में आई? सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि भैया देखो, NH2OH के साथ में आप कराओ, आपको मिल जाएगा ऑक्सिन, ठीक है ना। तो NH2OH के साथ ऑक्सिम, तो इसका तो ये हो गया। RNH2 के साथ आपको सिर्फ क्षार मिलेगा, तो ये आपको सिर्फ क्षार मिल गया, खत्म बात। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं कि भाई एसिटेल के साथ क्या होगा, तो ROH के साथ एसिटेल मिलेगा, ठीक। ROH कहां गया, ये था आपका एसिटेल। और भाई ऑक्सिम के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। HCN के साथ आपको मिल जाएगा, भाई सीधी सी बात है कि साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा बेटा। तो इन सबको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सारी की सारी NCERT किताब से उठाई गई है। और भैया ये लो, हो गया खेल खत्म, नोट कर लो, डन 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 डन। तो अब यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, A के लिए 4 होगा, B के लिए 3 होगा, C के लिए 2 होगा, और D की यदि आप बात करेंगे तो इसके लिए 1 होगा, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके बाद हम यहां से क्रॉस चेक करेंगे। ये पक्का? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत बहुत पक्का। और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन करने के लिए नाइट्रोजन के आकलन की जेल्डाल विधि की यदि आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे कक्षा 11वीं के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर की, जिसमें हमने जेल्डाल मेथड और ड्यूमास विधि जो थी वो पढ़ी थी। और किस लिए पढ़ी थी? हमने कहा था कि भैया किसी ऐसे यौगिक में या किसी भी यौगिक में जब किसी तत्व की मात्रा हमें ज्ञात करनी होती है, तब वहां पर हम ड्यूमास विधि और आपकी जो है जेल्डाल्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि किस यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन करने के लिए आपको जो है जेल्डाल विधि का उपयोग किया जा सकता है। देखो स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, हमेशा याद रखो कि एनिलीन ही इकलौता इन सब में ऐसा, एनिलीन ही इकलौता इन सब में ऐसा आपका एक केमिकल है, एक रसायन है, जहां पर आप जेल्डाल विधि से जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा का आकलन कर सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, राइट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला? मैंने क्या कहा आपसे, एनसीईआरटी किताब, मतलब एनसीईआरटी किताब का एक भी वर्ड अपने को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक में सारी इंफॉर्मेशन गिवन रहती है पैराग्राफ्स में। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सही, बाकी के नहीं होंगे। चलिए भैया एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है, जो गलत है उसको आपको चुनना है, वही आपका आंसर होगा। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे इस कंडीशन में आकार इतना बड़ा होता जाएगा कि आयनाइज करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसलिए लिथियम से आसान है सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना, सोडियम से आसान है पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना, एकदम बढ़िया वाली बात है। चलो, क्षार धातुओं को में लिथियम जो है वो प्रबलतम अपचायक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है। यह भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। साथ में यदि हम बात करते हैं क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाती है, भाई सीधी सी बात है कि आपका जो Na होगा, क्षार धातु है ना, ठीक है। चलिए तो भाई Na होगा, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2O के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? तो आपको भी पता है कि सर ये बनाएगा आपका 2NaOH,
क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स ऑल। बैलेंस करेंगे अपन इसको, रुको कर देते हैं। और यहां से भैया हाइड्रोजन भी तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, बिल्कुल ये सही वाली बात है, जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएंगे। तो यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा और यहां पर H2 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से भैया निर्माण किसका होगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आपके हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। आपने कहा सर बहुत मस्त वाली बात है, मजेदार बात है ये, ठीक है। क्षार धातु, हाँ जी ठीक है। चलो, तो ये बात भी कैसी है? आपने कहा सर बिल्कुल सही है। पर यदि हम बात करते हैं KO2 में पोटेशियम के ऑक्सीकरण संख्या की, बहुत ध्यान से देखेंगे, KO2 में यदि आप पोटेशियम के ऑक्सीकरण संख्या की बात करोगे, राइट, पता है ये कहां से क्वेश्चन लिया गया है? कक्षा 11वीं एनसीईआरटी किताब एस ब्लॉक एलिमेंट, और अभी मेरे को एग्जैक्ट पैराग्राफ याद नहीं आ रहा, पर जैसी अपन बात करते हैं पहले समूह यानी कि क्षार धातुओं वाला जो भी पैराग्राफ गिवन है वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप बोलेंगे सर KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चीज हमेशा याद रखें, यदि पोटेशियम किसी भी प्रकार के अधातु के साथ कनेक्टेड है तो एक चीज आप फिक्स कर लो कि भैया क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या किसी अधातु के लिए कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, इसको कोनो नहीं बदल सकता। तो ये इंफॉर्मेशन कैसी है आपकी? गलत है बेटा। और इन्होंने पूछा था कि जो गलत है वो आपका क्या होना चाहिए भैया? आंसर होना चाहिए। तो इस हिसाब से डी जो है दैट मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। हम बढ़ने वाले हैं आगे, आने वाला है मजा, और ऐसा करते करते 2022 के अपन सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था, जब हमने 50 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस किए थे, कि वहां पर 1-2 ही सवाल ऐसे थे, राइट, जो कि आप ये समझ लो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। बाकी के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एकदम इजी फ्रॉम एनसीईआरटी। और अभी तक के जो चारों क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ये भी सारे के सारे कहां से पूछ लिए गए हैं? आपके एनसीईआरटी से। मतलब ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन अपन ने किया था ना, ये वाला, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहीं से पूछ लिया गया था। क्या बात समझ में? ये सेम क्वेश्चन एस ब्लॉक से पूछ लिया गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी नोट करेंगे। चलो चलिए भाई, हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा और मजा आने वाला है। हमारे पास एक विलियन है जिसमें सोडियम एसिटेट और एसिटिक अम्ल दोनों की मूलरता यहां पर दी गई है, और दोनों के लिए 50 ml जो है आयतन यहां पर दिया गया है। आपको बताना है पीएच, आपको बताना है पीएच। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यता की यदि हम बात करें तो ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। एक बार आप पीएच निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है पी के ए के साथ में, और बस आप निकाल कर बताइए, फिर बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। अब भाई pKa यदि आपको दिया हुआ है और यदि आपको pH निकालना है तो एक बढ़िया वाला फॉर्मूला होता है कि pH इज इक्वल टू, देखो एनसीईआरटी का सीधे सीधे जो है क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया। एनसीईआरटी का सीधा सीधा एक सवाल जो है वो यहां पर पूछ लिया गया है कि भैया ऊपर की तरफ आपका जो लवण होगा, राइट, उसकी सांद्रता होगी, और नीचे की तरफ जो आपका अम्ल होगा उसकी क्या होगी? तो आपने कहा सर सांद्रता होगी। अपने को क्या करना है? सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करना है बस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बस नीट की परीक्षा मतलब एनसीईआरटी, यदि आप स्पेशली केमिस्ट्री की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछ लिए जाते हैं। चलिए भैया, तो पीएच इज इक्वल टू मुझे मिल गया pKa प्लस यहां पर मुझे मिला लॉग लवण का कॉन्सेंट्रेशन। अब लवण क्या है? अभी तो सोडियम एसिटेट है, कैसे पता चला? CH3COO, और ये यहां पर Na है, और आपका जो एसिटिक अम्ल है वो तो खैर अम्ल लिखा ही हुआ है उसमें, ठीक है। तो हमें क्या करने का? वैल्यूज पुट करने का। pKa कितना दिया है भाई अम्ल के लिए? तो ये 4.57 हो जाएगा, प्लस यहां पर लॉग आ जाएगा। और यदि आप लवण की बात करेंगे तो इसका जो सांद्रता है, याद रहे एक समान आयतन में एक ही विलियन जो रहेगा वहां पर आपको पता होनी चाहिए क्या? तो भाई सांद्रता। चलिए, तो 0.1 यहां पर है और 0.01 यहां पर है। कुछ तहस नहस कटपिट होगा, बिल्कुल होगा भाई। इससे यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, और log 10 कितना होगा? तो आपने कहा सर 1 हो जाएगा। सो pH विल टर्न इनटू व्हाट? 4.57 प्लस यहां पर 1, log 10 कितना? तो आपने कहा सर 1, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? 5.57। तो ये इस विलियन का जो है वो क्या होगा भाई? पीएच होगा। क्या ये कहानी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम क्लियर, चकाचक, ठीक है। क्रॉस चेक अपन करेंगे, आंसर हमारा आ चुका है,
और हम चलने वाले हैं अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आइए, नीचे की तरफ हमें दो कथन दिए हुए हैं और फिर से ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताना है क्या दोनों कथन सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, क्या पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है पहला गलत है। बात समझ में? चलिए भैया, मस्त वाला सवाल। तो यहां पर पूछा गया है कि ऋणात्मक सॉल के लिए ऋणात्मक सॉल के स्कंदन के लिए 3 आयनों की उन्मूलन क्षमता जो है वो दी गई है। स्कंदन का मतलब क्या होता है? तो भाई कोएगुलेशन होता है। बात समझ में? और किसके लिए? तो ऋणात्मक सॉल के लिए। अब एक बात बताओ, ऋणात्मक सॉल यदि है तो धनायन उसको अपनी तरफ क्या करेगा भैया? आकर्षित करेगा। तो जितना धनायन होता है, ठीक है, जितना, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा और सुनो मेरी बात ध्यान से, सरफेस केमिस्ट्री यानी कि सतह रसायन से सीधे सीधे बुक के अंदर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। मतलब अभी तक स्टूडेंट्स हमको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो एनसीईआरटी के बाहर का होगा। बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा, अभी तक आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला जो एनसीईआरटी के बाहर का होगा। बात समझ में आ रही है? आपने कहा हां जी सर। इसलिए कहा जाता है कि जब तक एनसीईआरटी पूरी नहीं हो जाती तब तक अपने को आगे नहीं बढ़ना है। चलिए भैया, तो जितना क्या होगा? धनावेश होगा भैया भैया भैया, जितना धनावेश होगा उतना, ठीक है, उतना किसका? ऋणात्मक सॉल का, ऋणात्मक तक 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 सॉल का, ठीक है, क्या होगा? स्कंदन होगा। स्कंदन यानी कि आपका कोएगुलेशन होगा। क्या ये कहानी समझ में आ गई? मैं कहा हां जी सर। तो अब देखो, अच्छा इसको अपन कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं Al3+ यदि किसी के पास चार्ज है तो वो ज्यादा ऋण आयन को अट्रैक्ट करेगा, बैरियम का आयन कम करेगा, सोडियम का थोड़ा और कम करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है, 100%। ये कैसी जानकारी है? तो आपने कहा सर सही है। ऑन द सेम वे यदि हम दूसरे कथन की बात करते हैं और हम कहते हैं कि भाई धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए 3 लवण यहां पर दिए हुए हैं और इसके लिए जो उन्मूलन क्षमता है उसका क्रम क्या होगा? तो देखो, धनात्मक सॉल के लिए नेगेटिव पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ऋणात्मक के लिए धनायन देखा, वैसे ही धनात्मक सॉल के लिए आपको नेगेटिव आयन देखना होगा। Cl नेगेटिव यहां पर हो गया, SO4 2 नेगेटिव यहां पर हो गया, PO4 3 नेगेटिव यहां पर हो गया। एक मिनट, ये तो कम करेगा भाई, इसकी उन्मूलन क्षमता कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो जो वहां पर लगा हुआ है ना, इसे बात समझ में आई? वो कैसा होगा? तो आपने कहा सर ये गलत होगा। ये कैसा होगा? तो भैया ये गलत होगा। तो पहला कथन आपका जो है वो सही है। दूसरे वाले कथन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये कथन कैसा है भैया? गलत है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, पर पहले आप इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला सही, दूसरा गलत, दैट्स ऑल, खत्म बात। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ने वाले हैं। एक तगड़ा क्वेश्चन और यहां पर दिया हुआ है कि भाई, और भैया ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखो। मतलब इन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या फिर दैनिक जीवन में जो रसायन है वहां से सीधे सीधे एक पैराग्राफ उठाया और एक सवाल बना दिया। और इसमें बोला गया कि भैया हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार की औषधि दी हुई है और वो जिन औषध अणुओं से मिलकर बनती हैं वो भी यहां पर दिया हुआ है। चलिए भाई, तो प्रति अम्ल है, प्रति हिस्टेमाइन है, पीड़ाहारी और प्रति सूक्ष्म जैविक है। चलो, तो बढ़िया वाली बात। तो प्रति अम्ल की जब भी हम बात होगी, आप याद करो भैया, हमने जो है सिमेटिडाइन के बारे में कई बार पढ़ा हुआ है। तो ये सीधे सीधे कैसा सवाल हो गया, एकदम मतलब दिमाग में फिट करने वाला क्वेश्चन हो गया। तो प्रति अम्ल होगा आपका सिमेटिडाइन और प्रति हिस्टेमाइन क्या होगा आपका? तो सेल्डेन होगा। बात समझ में आई? ऑन द सेम वे यदि प्रति सूक्ष्म जैविक की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका? सिल्वर्टसन होगा। देखो पैराग्राफ में लिखा हुआ था। तो इस तरीके से 1 का 3 मतलब सीधे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यदि आपको पता होगा तो बन जाएगा, नहीं पता होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। चलिए भैया, तो A का आपका 3 है, B का आपका 4 है, D का आपका 1 है और पीड़ाहारी फिर आपका मॉर्फिन होगा। ये तो क्लियर है सबको। तो C का आपका 2 हो जाएगा। तो ठीक है ना, इसको भी अपन लगा देते हैं यहाँ पे, और क्या, दैट्स ऑल। लगा दिया? आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली बात। चलिए भाई, तो A का ऑप्शन था अपना 3 और B का ऑप्शन था अपना 4। तो A का ऑप्शन 3, B का 4, C का 2, D का 1, बात खत्म। 4 अंकों का जुगाड़ हो गया। ठीक, आपने कहा हाँ जी सर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और मजे लेते हैं। यहां पर तो यार एक रिएक्शन की बात हो रही है और ये जो रिएक्शन दी गई है मुझे पता है यहां पर क्या बनने वाला है।
बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली थोड़ी सी आपको फील आ रही है, वहां पर आपने ऊपर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिया हुआ है और सवाल पूछा गया है कि यहां पर आपका सवाल पूछा गया है कि यहां पर आपका y जो है वो बेसिकली क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, R mgx और ये मिल रहा है आपके CO2 के साथ में। तो बच्चों बेस्ट ऑप्शन है कि मैं CO2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, mgx और r के बीच में COO आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये आपको क्या मिलेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो ये मिलेगा आपको RCO, फिर यहां पर O और भैया यहां पर M और ये यहां पर X। तो क्या ऐसा कहीं पर दिया गया है? ये आपको मिलना ही मिलना है यदि आप शुष्क ईथर के साथ यह अभिक्रिया करवाते हो तो। बात समझ में आ गई? तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे, RCOO MgX। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है और अपने पास सी ऑप्शन बिल्कुल अपना सही है। तो यार मैं क्या कह रहा हूं, मतलब हाँ नेगेटिव है और ये यहां पर आपका पॉजिटिव है, वो तो ठीक है, पर मैं क्या कह रहा हूं, मतलब एनसीईआरटी आप सोच कर देखो स्टूडेंट्स, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हो, अच्छी बात है, पर पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करो। यदि आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो एक भी सवाल बबुआ बाहर से नहीं दिया गया है। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, चलो भैया नोट करेंगे। बढ़िया सवाल था यार, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो और आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहां पर हमारे पास एक तरफ सूची ए दी हुई है, एक तरफ बी दी हुई है, और हमसे बोला गया है राइट कि लिथियम को कहां यूज करोगे, सोडियम को कहां यूज करोगे, KOH को कहां यूज करोगे और CS को कहां यूज करोगे। देख लेते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत होती है कहां से, लिथियम से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अधिशोषक नहीं भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो हम बनाते हैं किससे, लिथियम से। जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, हमारा फोन हो जाए, हमारा लैपटॉप हो जाए, या फिर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक की चीज जहां बैटरी लगती है, तो अब उसमें लिथियम आयन बैटरी लगने लगी है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं कि लिथियम यूज कहां पर होगा, विद्युत रासायनिक सेल में होगा। लिथियम आयन बैटरी, उसके अंदर लिथियम उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लिथियम यहां पर हो गया। सोडियम जो है वो क्या करेगा, तो भैया नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का काम करेगा, ठीक। और KOH क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या है, क्योंकि एक प्रकार का अच्छा क्षार है ये, इसलिए अधिशोषक का काम करेगा। और यदि आप CS की बात करते हैं, सीजियम की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश विद्युत सेल। तो एक ऑप्शन बी है, बी का ऑप्शन 3 है, सॉरी एक ऑप्शन 2 है, बी का ऑप्शन 3 है, सी का ऑप्शन ए है, और यदि हम बात करें तो 4 का तो 4 ही है, डी का 4 है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बड़ा बढ़िया सवाल था भैया ये तो, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन नहीं, हमारा बी ऑप्शन मस्ट बी द करेक्ट वन, ठीक है ना। चलो 2 3 1। एनसीईआरटी बड़े ध्यान से पढ़नी है, रटनी बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छी वाली। देखो नीट वाले बच्चे क्या करते हैं ना कि वो किताब से पढ़कर नोट्स बनाने में बहुत बिलीव करते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पर इसमें क्या होता है कि आप पढ़ते हो, फिर नोट्स बनाते हो, फिर भूल जाते हो। तो स्टूडेंट्स नोट्स बनाकर पैराग्राफ पढ़ के पढ़ना, दैट्स अ गुड थिंग, पर इसमें एक चीज और आप ऐड कीजिए कि आप हर पैराग्राफ के अपने कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस यहां पर, जितने भी क्वेश्चंस आप यहां पर देख रहे हैं, ये बेसिकली होते क्या है, एक पैराग्राफ ले लिया गया, वहां पर 4 प्रकार की जानकारी होगी, उनमें से एक सवाल बनाकर बाकी के ऑप्शंस को यूज करके इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। बात समझ में? तो आप जो भी 3 4 5 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, वहां से आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। क्वेश्चन बनाने के 2 फायदे, एक तो आपके पास आपकी खुद की बनाई हुई क्वेश्चन बैंक हो गई, बोलो यस सर। दूसरा फायदा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्वेश्चन जब आप खुद से बनाओगे तो उसको आप ज्यादा दिनों तक याद रखोगे। बात समझ में आ रही है? तो पैराग्राफ को पढ़कर हाईलाइट करके नोट्स बनाना, दैट्स अ गुड थिंग, पर जब वो पूरी हो जाए उसके बाद आप हर एक पैराग्राफ से टारगेट रखिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस बनाए। बात समझ में आ रही है? बड़ा अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स, और ये बड़ा कारगर साबित होता है। तो वहां से आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप इजीली निपटा सकते हो। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, और ये भी पक्का एनसीईआरटी से होगा और ये तो फुल्ली एनसीईआरटी से पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, एनसीईआरटी का सवाल है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है और कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहां से आप बता सकते हो, ठीक है। बात हो रही कक्षा 11वीं की,
हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अपना आंसर दीजिए, डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलो, अब भैया हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर ये कहता है कि हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई यौगिक जो है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। 3-4 सिचुएशंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि ये समतल में होना चाहिए। पहला तो कि जब भी आप किसी एरोमेटिक यौगिक की बात करोगे, जैसे फेवरेट है अपना बेंजीन, ठीक है, तो पहली बात तो ये समतल में होना चाहिए। दूसरी बात, यदि ये समतल में है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसमें जो संकरण होगा यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 होगा। तो ये दूसरी कहानी थी। तीसरी कहानी ये है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो 4n+2 होने चाहिए और n यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो यदि आप इनमें से कोई भी एक रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आप एरोमेटिक हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी? बोलो यस सर। तो यदि हम बात करें पहले वाले की, तो यहां पर हमारे पास जब पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे बेटा, राइट, सबसे पहली बात तो ये कि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये तो अपन ने क्रॉस चेक कर लिया, बिल्कुल सही। ये समतल भी है, ओके जी, बहुत बढ़िया, तो ये भी हमने क्रॉस चेक कर लिया, है ना, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 होगा एक ही समतल पे होंगे, सिंपल सी कहानी है। और आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। और यदि हम पाई इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो यहां पर आपका जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या की यदि आप बात करते हैं तो भैया ये तो यहां पर 2 ही है ना, पहला और ये दूसरा। तो इस तरीके से कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो पहला वाला आंसर जो है वो अपना एरोमेटिक है, तो ये तो सही जवाब नहीं हो सकता। आते हैं दूसरे वाले पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सूत्र तो फॉलो हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन पर आप यदि इस वाले को देखेंगे तो भैया यहां पर sp3 संकरण है, इसका मतलब ये कि ये समतल हो ही नहीं सकता। अब ये कैसा होगा भाई? 3D में होगा। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि ये आपका गलत है, ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। अब ये क्यों पूछा जाता है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज लाइक कि कुछ नहीं मिलेगा तो ये सवाल तो हम पटक ही देंगे। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से देखिएगा। सो ये उस प्रकार का सवाल है। चलो अब काम की बात पर आता है। एरोमेटिक नहीं है क्योंकि भैया यहां पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो यही आपका सही जवाब होगा। अब यदि आप बोलेंगे कि सर यहां पर कैसे, तो भाई यहां पर कुल आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1, 2, 3, 4 और यहां पर नेगेटिव साइन है, मतलब 6 हो जाएंगे। यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके 6 हो जाएंगे। इस जगह पर भी जो संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, यहां पर भी sp2 है। तो कुल मिलाकर ये 3 सिचुएशंस हैं जो कि सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है कक्षा 11वीं हाइड्रोकार्बन में। बस आपको वो स्टेटमेंट उठानी है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और ऐसे क्वेश्चंस की जो है धज्जियां उड़ानी है। दैट्स ऑल। आंसर अपना बिल्कुल सही है। हम बढ़ेंगे आगे, आने वाला है मजा। चलो इसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 86 से लेकर 100 तक आपके पास कुल कितने सवाल होंगे? तो आपने कहा सर 15 सवाल होंगे। इन 15 सवाल में से अपने को सिर्फ कितने सवाल करने होते हैं भाई? 10 सवाल करने होते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि यदि हम बात करें केमिस्ट्री वाले पोर्शन की, और ऐसा ही फिजिक्स में भी है, राइट, तो अपने को सवाल कितने करने होते हैं? 45। आउट ऑफ कितने करने होते हैं भाई? 50। तो कुल क्वेश्चन आपके पास 50 दिए होंगे और इसमें से आप लोगों को जो है 45 क्वेश्चंस यानी कि 45 सवाल जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो हर पार्ट में इन्होंने 2 सेक्शन बनाए हुए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए की यदि आप बात करेंगे तो इसमें तो पूरे पूरे आपके पास 30 सवाल है, राइट, और सेक्शन बी जो है उसमें आपके पास 20 सवाल हैं। तो ये 30 तो पूरे 30 करनी है, पर 20 में से हमें जो है कितने करने हैं? तो आपने कहा सर 15 सवाल ही करने हैं। दैट्स ऑल। और यहां पर जाकर जो खेल है वो कैसा हो गया भैया? खत्म हो गया। दैट्स ऑल। मजेदार कहानी, राइट। चलिए तो ये वाली बात हो गई। अब हम भिड़ते हैं, टारगेट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 86 पे। तो अब इस सेक्शन में फिर से बता दें एक बार, 15 क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ 10 करने होंगे, पर यहां पर हम पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अपने को तो प्रैक्टिस करनी। चलो भाई, एक 10 लीटर का फ्लास्क है जो 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन के 64 ग्राम है। ओके ठीक है जी, एक डिब्बा है। चलो आयतन दिया हुआ है भैया 10 लीटर, 10 लीटर दिया हुआ है आयतन, ठीक है जी। और तापमान जो है वो दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। 273 से आप इसे जोड़ दीजिए, आपको जो चीज मिलेगी वो होगी 300 केल्विन, राइट, क्योंकि तापमान को अपने को केल्विन में ही लेना है। ऑक्सीजन के
का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, तो भाई 64 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास ऑक्सीजन का अपने को पता ही होता है भाई 32 होता है, तो मोलों की संख्या भैया अपनी द्रव्यमान बटे मोलर मास आ जाएगी, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 64 डिवाइड बाय 32। हम सब लोगों को 32 का फॉर्मूला आता है, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 दिया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये अब ये कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। 32 दिया कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है। चलिए तो 96 और 32 हो गए 128, ये कंफर्म है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो n इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया भाई, 2 मिल गया। n इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया। r की वैल्यू यहां पर दी गई है। फ्लास्क के अंदर का दाब जो है वो अपने लोगों को बताना है, जो भी फ्लास्क के अंदर का दाब होगा, प्रेशर होगा, वो आप लोगों को बताना है। अब आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाया जाएगा, तो भैया सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। कक्षा 11वीं द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे फेवरेट फॉर्मूला हम सब लोगों का पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बस वो वैल्यू यहां पर पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा दैट पीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी, जिसे हम लोग कहते हैं आदर्श गैस समीकरण या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए भैया, सो पीवी इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, बेटा ये हो गया आपका एनआरटी। आपने कहा सर दाब हमें कैलकुलेट करना है, सो P इज इक्वल टू वॉट, एन डिवाइड बाय वी आर टी। हमारे पास N है क्या, हाँ जी सर। हमारे पास V है क्या, हाँ जी सर। R की वैल्यू दी है, T की वैल्यू दी है, सारी वैल्यूज को पुट करो और हीरो बन जाओ यार, खत्म बात। सारी वैल्यूज को आपको यहां पर पुट करना है और क्या बनना है, हीरो बनना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेटा कर लेना, है ना। कैलकुलेशन में भी अपन थोड़ा समय बचाते हैं, ये तो आप क्लास के बाद भी कर सकते हैं। तो इतना नोट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और जो आंसर है मुझे भी नहीं पता कौन सा आंसर आएगा, तो भाई 4.9 जो आएगा इससे आप क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो सारी वैल्यूज अपन ने लिख ली। तो बड़ा यार हर सवाल एनसीईआरटी का, मतलब मेरे को अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो ये एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से नहीं आया, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस, बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए भैया, हम एक बढ़िया वाला फॉर्मूला हम देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं बेसिकली। हीलियम का आयन दिया हुआ है, ठीक है, हीलियम का आयन यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है लिथियम का आयन दिया हुआ है। हीलियम आयन के साथ सिचुएशन यह है कि हीलियम आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या इतनी है, ओके। हीलियम आयन एक दिया हुआ है, रुको, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन, कहां से पूछा गया है वो छोड़ो। सबसे पहले तो यदि मैं आपसे यह पूछूं कि कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया है, तो वहां पर भी कंफ्यूजन है। पूछो क्यों, पूछो पूछो, मस्त वाली बात। फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे 11th क्लास के दूसरे अध्याय की, फिजिक्स में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं में किसी चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। सर ने आपको बढ़िया से कनेक्ट कर पाया। चलिए तो हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं भाई। हम सबसे पहले बात करेंगे हीलियम के आयन की। अब हीलियम का जो आयन होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है Z होता है, भाई वो तो 2 ही होगा ना, हीलियम में आयन में परमाणु क्रमांक का कोई रोल नहीं होता। दूसरी बात ये, इसकी त्रिज्या कौन सी ले रहे भाई, हीलियम आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या, ओके। तो इसकी हम n बराबर 2 ले रहे हैं। RHE जो है वो हम ले रहे हैं कितना भैया, 105.8 पिकोमीटर। चल, और बात हो रही है लिथियम आयन की, राइट, और बात हो रही है लिथियम आयन की। Z बराबर 3 हो जाएगा और n बराबर तीसरी कक्षा की बोर त्रिज्या जो है वो अपने को बतानी है, ये अपने को बतानी है, यही सवाल है ना। हाँ तो बस हो गया ना, फिर सिंपल सी कहानी, ठीक है। चलो तो अपने को भाई ये वाली चीज निकालनी है, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो कि कक्षा की संख्या, साथ में आपकी जो त्रिज्या है और साथ में जो परमाणु क्रमांक है उसके बीच में कनेक्शन बताता होगा। बढ़िया वाली बात, आ जाओ रगड़ते हैं भैया इसको। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था भैया, R इज डायरेक्टली इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, यानी कि यहां पर n² बटे यहां पर था आपका Z। क्या ये फॉर्मूला हमने देखा था, बिल्कुल देखा था, ठीक है। चलिए तो जब k n² डिवाइड बाय Z हो जाएगा तो यहां से तो भैया अपना खेल हो ही जाएगा। चलो तो हम यदि इसको लिखते हैं भाई R हीलियम इज इक्वल टू, तो हो जाएगा, k लिखने की जरूरत नहीं है,
एन स्क्वायर, रुको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एन स्क्वायर। एन कितना होगा, तो भाई एन हम ले रहे हैं 2 स्क्वायर बटे यहां पर कितना होगा 2 होगा, ये पहला समीकरण हो गया। आर एल आई जो होगा आपका, ये प्लस था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ, ऊपर 2 स्क्वायर था, नीचे 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी सिचुएशन। हम क्या कर सकते हैं भैया, लिथियम के लिए अपने को निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 2 समीकरण को 1 से भाग कर देंगे, बस खत्म बात। समीकरण 2 डिवाइड बाय समीकरण आप 1 कर दीजिए, समीकरण 2 जो है उसको डिवाइड बाय आप क्या कर सकते हैं भाई 1 कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आर एल आई प्लस डिवाइड बाय आर एच ई प्लस इज इक्वल टू, भाई आर एल आई प्लस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 3 स्क्वायर बटे 3 गुणा आर एच ई प्लस कितना हो जाएगा, तो भैया 2 स्क्वायर गुणा, तो 2, ये 2 नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। बढ़िया बढ़िया, अच्छा खेल रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो वैल्यूज तो पटक ही दे यार। तो इस 2 से ये 3 चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया। कौन कंफ्यूजन, कौन कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऊपर आता आपका 9 दूनी 18 और नीचे आता आपका 4 तिया 12। ठीक है, सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट 3/2। चलो, तो ये मिल गया अपने को कितना 3/2। यहां तक ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 3/2 आपको मिला है, ये तो हमने लिख लिया है ना। अब आर एच ई इज ऑल्सो गिवन देयर, आर एच ई जो है वो भी ऑलरेडी यहां पर गिवन है, तो आर एल आई प्लस जो होगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट 3/2 इनटू आर एच ई। और बेटा ये कितना है 105.8 पिकोमीटर। बस यहां पर जाकर खेल खत्म हो गया। तो 105 को आप 1.5 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 210 हो जाएगा। 105 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं भैया, 15 पाना 75 की 5 हाथ की 7, ये आ गया 7, 15 एकम 15 है। ठीक है, 157 1 पिकोमीटर है ना, तो ये पिकोमीटर में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यहां पर 0.8 भी है, इसलिए 157 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 158.7 और हम बन गए हीरो। यही तो होना चाहिए, 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो बस ठीक है। फिर एक छोटा सा ध्यान आपको करना है देना है, इनफैक्ट कैलकुलेशन जो है उसको थोड़ा सा फास्ट बनाकर रखें। बात समझ में आई? और ये कैसे आएगा, तो बेटा इसकी कोई टिप और ट्रिक होती ही नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप बोलेंगे सर हम तो नहीं जो है लास्ट मोमेंट पे जाकर कोई ट्रिक सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सवालों में यदि इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की आप यदि प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको जो है क्या हो जाती है भाई, फास्ट कैलकुलेशन की हैबिट बन जाती है। सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पिकोमीटर में ही गिवन है। ठीक है, चलो पक्का, यस सर, आ गया भैया आंसर। ये क्वेश्चन तो 11th में भी और 12th में भी, 11th में केमिस्ट्री में, 12th में फिजिक्स में। चलो भाई, और आगे हम बढ़ने वाले एक और शानदार वाला क्वेश्चन देखेंगे। सल्फर के ऑक्साइडों द्वारा होने वाले प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के द्वारा वृद्धि हो जाती है? ओके ओके ओके, किसके द्वारा वृद्धि हो जाती है? अब पूछिए कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो भैया कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान लास्ट वाला चैप्टर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट, लास्ट चैप्टर जो है 15th या 16th नंबर का है, वहां से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वहां पर एक पैराग्राफ बना हुआ है, मतलब मैं आपको बता दूं भाई किताब में किस तरह पैराग्राफ बना हुआ है, ये भी क्लियर होगा बहुत सारे बच्चों को, राइट। तो ये वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सल्फर के ऑक्साइड द्वारा होने वाले प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के द्वारा वृद्धि हो जाती है? तो सीधा सीधा इंफॉर्मेशन है, देखो SO2 SO3 यदि ये सब आपके बनेंगे ना, तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होती है अम्लीय वर्षा। जी हां, वही अम्लीय वर्षा जिसके बारे में आपने सुना होगा कि फसलें खराब हो जाती हैं, वही अम्लीय वर्षा जिसके बारे में आपने सुना होगा कि भाई ताजमहल जो था वो पीला हो गया था या पीला होने वाला था, क्योंकि ये जो अम्लीय वर्षा है ये संगमरमर के लिए अच्छी नहीं होती है बेसिकली, राइट। आपने कहा हाँ जी सर। तो सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। सवाल पैदा होता है कि किन चीजों की उपस्थिति के कारण इन आयनों में वृद्धि हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, एक तो आपका भैया कणिकीय द्रव,
हाइड्रोकार्बन के अलावा जितनी भी चीजें यहां पर दी हुई है, ये सब प्रदूषण जो है उसको क्या करती है भाई, बढ़ावा देती है। हाइड्रोकार्बन का जलना बढ़ावा देता है, हाइड्रोकार्बन नहीं देता। बात समझ में आई? खत्म बात। हाइड्रोकार्बन तो हमारी प्रकृति का हिस्सा है। तो जितने भी कणिकीय द्रव्य होते हैं या फिर आपके जो है ओजोन होती है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है, ये वो चीजें होती हैं जिसके कारण इनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और ये जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी? अब आप बोलेंगे सर ये किधर दिया हुआ है? अगेन द सेम थिंग, आपको एनसीईआरटी किताब पे जाना पड़ेगा और लास्ट वाला चैप्टर बढ़िया तरीके से देखना पड़ेगा। सी एवरीथिंग इज गिवन देयर, राइट? चलो, तो 2 सही है, 1 सही है और 4 भी सही है। तो अपने पास ऐसा वाला एक ऑप्शन होना चाहिए, 2 3 4 नहीं, 1 3 4 नहीं, 1 4 नहीं, 1 2 4। बहुत बढ़िया। तो 2 1 और 4 कैसा होगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हमने किया क्रॉस चेक, बहुत बढ़िया वाली ये बात है। हम चलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। ऊपर एक अभिक्रिया दी हुई है जिस पर तापमान दिया गया है, केसी की वैल्यू दी गई है। ओके फाइन, केसी, ठीक है। रासायनिक साम्यता स्थिरांक या फिर आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट? 3 × 10⁻⁻59। भयंकर वाला दिया यार। तो O2 की साम्य सांद्रता जो है, केसी दिया गया है, O2 की साम्य सांद्रता जो है वो भी यहां पर दी हुई है। मतलब ये कि साम्यता पर O2 की जो सांद्रता है बबुआ वो दी हुई है 0.04 m। ठीक, 0 m। तो m में, ठीक है, m में मतलब कि उसी सांद्रता में O2 O3 जो है इसकी आपको सांद्रता बतानी है। O3 की आपको सांद्रता बतानी है। कब? जब ये आपकी जो अभिक्रिया है वो किस पर हो जाएगी? साम्यावस्था पर हो जाएगी। तो ठीक है ना, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ, रगड़ते हैं इसको। चलो, तो मैंने कहा भैया 3O2 और ये इक्विलिब्रियम में है, साम्यता में है 2O3 के साथ में। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन के 2 अणु यहां पर बना रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वाली ये बात है, राइट? अब ध्यान से देखोगे। अब भाई केसी क्या कहता है? केसी ये कहता है कि केसी इक्विलिब्रियम पे कहता है कि भैया O3 जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन और ये यहां पर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट, और यहां पर O2 है और वो कहता है कि भैया यहां पर 3 है। तो ओसी की यदि आप केसी की यदि आप बात करेंगे तो इसका कहना है सीधे सीधे कि हम ना ऊपर की तरफ यानी कि अंश में उत्पाद जो है उसकी सांद्रता की बात करेंगे और हर जो होगा वहां पर हम अभिकारक की सांद्रता की बात करेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अपने को O3 की सांद्रता निकालनी है। मतलब आपको भैया सबसे पहले O3 की सांद्रता को यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? Kc इनटू यहां पर O2 की सांद्रता का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात भैया, आपको सबसे पहले तो सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है। केसी कहता है 3 इंटू, यही था ना, 10⁻⁻59। चलो, O2 क्या कहता है? O2 कहता है कि भैया सुनो, 1 2 लगाते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻2⁻3। यही बात होगी? हाँ जी सर, यही बात होगी। कहीं कोई दुख दर्द दिक्कत वाली बात नहीं है। O2 की पावर कितनी थी? 3 थी ना? O2 की पावर 3 थी ना? O2 का ही तो दिया। 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ठीक है, डन, खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। सो 3 इंटू 10⁻⁻59 गुणा, ध्यान से देखिएगा भैया, 4 का 3 से किया आपने, ठीक है, 4 का आपने मतलब क्यूब लिया, ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में कितना आ जाएगा? तो 4 चौके 16 चौके 64, ये तो आपका 64 आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका 64 गुणा 10 की घात -6। तो 10 की घात वालों का खेल अपन एक साथ खेल लेते हैं, राइट? तो भाई ये हो जाएगा आपका 64 गुणा 3 गुणा 10 की घात कितनी? जल्दी बताओ कितनी? तो आपने कहा सर यहां पर 59 है और 6 आपने जोड़ा तो ये हो गया 65, माइनस में भैया ये हो गया आपका 65। क्या ये बात समझ में आ गई? हमने कहा हाँ जी सर। पर स्टूडेंट्स ये O3 की सांद्रता नहीं आई है, उसका स्क्वायर आया।
तो अपने को अंडर रूट लगाना पड़ेगा। और याद करो अंडर रूट के लिए मैंने क्या बताया था कि यदि यहां पर इसमें अंडर रूट लगाना हो तो 10 की जो घात है वो आपकी एक सम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आपने कहा सर सम संख्या होनी चाहिए, खेल खत्म। तो ये कैसी संख्या होनी चाहिए भाई? सम संख्या होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो या तो बबुआ इसको आप जो है 64 कर दो या तो 66 कर दो, पर 66 काहे करना, हम इसको 64 करेंगे। आइए भैया, तो ये हो जाएगा आपका 6.4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻64। क्या ये क्लियर हुआ? मैंने कहा हाँ जी सर। अब एक काम करते हैं, 3 चुके 12 की 2, 6 18 और 1 19। तो भैया देखो O3 का कॉन्सेंट्रेशन है, ये हो गया आपका 19.2 इंटू 10⁻⁻64। जब बात एकदम हीरो वाली बात। चलो भैया, तो अब मुझे यदि यहां पर अंडर रूट निकालना है तो आपको भी पता है कि सर ये आ जाएगा आपका 10⁻32 और ये आपका 19 का कुछ तो भी अंडर रूट आता होगा। ठीक है, चलो 19 का अंडर रूट अपन कॉमन सेंस से बता सकते हैं। 19.2 का पूछो कैसे? 16 का यदि 4 होता है, 25 का यदि 5 होता है, तो 19 जो होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। ये लो आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से बताता हूं। देखो 19 का अंडर रूट निकालना है ना, अंडर रूट निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे अपना। कहां लिखो इसको? यहीं लिख देता हूं। 19 का अंडर रूट निकालेंगे तो दोनों का निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 यदि आप निकालोगे तो अंडर रूट 19.2 गुणा अंडर रूट 10⁻⁻64, यही करोगे आप। बचपन वाली बात है। तो इसका तो भैया -32 आ जाएगा, कहीं वैसे दिया ही नहीं है, तो आंसर तो खैर वही सही है। और 19.2 का अंडर रूट यदि आप निकालते हो तो कितना आएगा? 16 का 4, 25 का 5। तो अब जो अंडर रूट आएगा दैट मस्ट बी 4 पॉइंट समथिंग, 4.xyz। बस खेल हो गया खत्म। चलो, सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। बात हो गई एकदम भैया चकाचक। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए क्या ये ठीक है? आपने कहा सर एकदम हलवा लेवल का ठीक है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, एक और शानदार वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक बढ़िया सवाल पूछा गया है कि जब एसीटोन को आप तनु NaOH की उपस्थिति में 2 पेंटेनॉन के साथ गर्म करते हो तो एक अभिक्रिया होती है और जिसमें से ऑलमोस्ट सारे उत्पाद बनते होंगे, पर एक उत्पाद जो है वो नहीं बनता है। अब आपका जो एसीटोन है, बात समझ में आई? अब आपका जो एसीटोन है, पहले अपन उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, सारी स्टेप्स को अपन देखेंगे। बात समझ में आ रही है? सारे स्टेप्स को हम देखेंगे और जो स्टेप नहीं मिलेगी वो अपना आंसर है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी कोई भी हो सकता है। करना क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एसीटोन की रिएक्शन इससे करवाइए। बात समझ में आई? और इसके साथ आप गर्म कीजिए, सारे स्टेप्स को लिखिए, फिर मैं आंसर आपको बता रहा हूं, क्रॉस चेक करना। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इसकी रिएक्शन ही करवा लेते हैं। तो एसीटोन अपने पास में है, एसीटोन क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा C राइट, बहुत ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड, और ये भैया यहाँ पर CH3 हो गया, और ये यहाँ पर भी CH3 हो गया। फिर आप कह रहे हो कि सर 2 पेंटेनोन बनाना है अपने को, बिल्कुल बना लेंगे हम लोग। इसके लिए मुझे 5 कार्बन लेने पड़ेंगे, 5 5 5 5 5, और दूसरे नंबर पे मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका CH3 राइट। सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट? 2 पेंटेनॉन। जब इन दोनों को हम NaOH के साथ में गर्म करते हैं तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि यहां पर भैया ये आपस में भी तो रिएक्शन करेंगे ना एक समय बाद। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, वो पूरी रिएक्शन ही देख लेते हैं और वहां से हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सा उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट है वो हमको यहां पर मिलने वाला है। तो 3 हमें मिलेंगे और चौथा वाला जो है वो हमको मिलने वाला नहीं है। चलिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक रिएक्शन देखनी पड़ेगी। हम देख लेते हैं एक रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे तो देखो, सबसे पहले तो एसीटोन का जो अणु होगा आपस में रिएक्ट करके बनाने वाला है ये। सबसे पहले तो एसीटोन के जो अणु होंगे वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक आपको ये वाला यौगिक मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? अब इस यौगिक को हम अपने ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राइट, तो बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, ये है आपका 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा आपका 4 मिथाइल
पेंटेन 3-ene 2-one, 4-methyl pentane 3-ene 2-one, ये इसका नाम हो जाएगा। क्या ऐसा कहीं पर है हमारे पास कि ये CH3C डबल बॉन्ड उधर भी और इधर भी? चलो CH3 CH3C C, हाँ जी देख लेते हैं एक बार फिर से क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। CO वहां पर ऊपर दिया हुआ है, तो दूसरे नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है और तीसरे नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है। चलो भाई, दूसरे नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है और तीसरे नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पर उसके बाद फिर एक लंबी चेन होनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है अपने को। ठीक है, यहां पर देखते हैं दूसरे नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है और तीसरे नंबर के, राइट, तीसरे नंबर का आपका जो कार्बन है उससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और उसके दोनों तरफ जो है भैया CH है। तो ये तो आपको मिल गया, ये तो हमें मिल गया। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो एक आपका, देखो एक आपका क्या है भाई, तो एसीटोन है, साथ में आपका क्या है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, राइट, तो ये आपका पेंटेन 2-one है। तो इस सिचुएशन में जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें इस प्रकार से एक यौगिक मिलने वाला है। अब इसको कैसे हम पता करेंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि दूसरे नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है, तीसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है और चौथे नंबर के कार्बन जो है उस पर आपका CH3 है। ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। तो भाई यार बड़ी लंबी चौड़ी रिएक्शन पूछ ली यार। दूसरे नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन, तीसरे पे डबल बॉन्ड और चौथे पे CH3। चलो दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे डबल बॉन्ड और चौथे पे आपका CH3, तो ये भी हमको मिल गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ये भी हमको मिल गया। चलो अब भाई देखो, अब आपका A और D के बीच में भैया 50-50 खेल चल रहा है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके बाद फिर इन दोनों ने रिएक्शन की और एक प्रोडक्ट हमको और मिलेगा और यहां पर अब दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड और CH3 है। चलो तो दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन है, तीसरे वाले से डबल बॉन्ड है और यहां पर CH3 है और वो थोड़ा सा और प्रोसीड कर गया, तो भाई ये भी हमको मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये अपन ने जो रिएक्शंस की प्रैक्टिस की थी वहीं से क्वेश्चन बन पाएगा। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको सारे जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, उत्पाद मिल रहे हैं, उसको क्या करना था, समझना था, दिमाग में रखना था। तो ये हमें नहीं मिल रहा, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमें नहीं मिल रहा, यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी और बिल्कुल सही बात है। यही एक ऐसा उत्पाद होगा जब हमें एसीटोन और 2-पेंटेनोन की रिएक्शन में NOH की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये उत्पाद हमें नहीं मिलने वाला है। एक ही क्वेश्चन से उस पूरे कॉन्सेप्ट का आप कह लीजिए या फिर चैप्टर का इन्होंने क्या करवा दिया भैया, रिवीजन करवा दिया। ठीक है, चलो एक और चीज, यदि अब यहां पर आपको 15 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं, यदि किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, यदि, क्योंकि यहां पर भाई 4-5 रिएक्शंस आपको लिखनी है, यदि आपको बाकी क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। इसलिए नहीं कि आपको आता नहीं, इसलिए क्योंकि इट विल टेक टाइम। देखो बहुत ध्यान से देखो, पहले 4 ऑप्शंस लिखने में आपको समय में लग जाएगा, पर यदि बाकी के आपको आ जाते हैं तो ये नहीं करना, और नहीं आते हैं तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ा पन्ने पूरा है। ठीक है, चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे। एक मस्त वाला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, राइट, और एक सेल है, उसका हमको EMF बताना है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें हम कहते हैं कि उस फॉर्मूले को तो पहले हम यहां लिखेंगे, दैट E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, यही होगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, यहां पर होगा लॉग, ऊपर की तरफ कैथोड होगा, नीचे की तरफ यहां पर एनोड होगा। भैया ऊपर की तरफ क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ आपका कैथोड होगा, नीचे की तरफ यहां पर एनोड होगा। तो अपन ये कैथोड, ठीक है, जो भी आपका N होगा डिवाइड बाय नीचे की तरफ आपका एनोड, जो भी यहां पर M होगा वो लिख सकते हैं। अब कैसे बताओगे कि यहां पर एथोड नहीं, एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप ध्यान से देखेंगे। इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, क्या हमने वहां पर नेगेटिव साइन लगाया है, हाँ नहीं, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम यदि इसको नेगेटिव कर देते हैं तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यदि मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं तो इस सिचुएशन में आपका जो एनोड है वो ऊपर हो जाएगा और जो कैथोड है वो आपका
नीचे की तरफ हो जाएगा। मस्त वाली बात। तो अब यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो भाई ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ये एनोड है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है भाई, कैथोड है। बात समझ में आई? जो एनोड है उसका क्या हो रहा है, देखो ये एनोड है ना, बात समझ में आई? तो Na से Na2+ बन रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ होगा, इसलिए ये क्या है आपका एनोड है। और बहुत ध्यान से देखेंगे कैथोड वहां पर आपका ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, चलिए भाई, तो बस वैल्यू अपने को पुट करने का। चलो E0 सेल की हम बात करेंगे तो वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो 10.5 यहां पर दिया हुआ है, इनटू इस पूरे की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी यहां पर गिवन है -0.0591 डिवाइड बाय n। अब n क्या है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो गया आपका 2 log ऑफ। अब आपके पास में Ni जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दिया हुआ है 0.001 और बस डिवाइड बाय 0. कैथोड है ना आपका, तो 0.1 की पावर 2, यही तो आएगा। चलो स्टूडेंट सॉल्व करो, बढ़ते हैं आगे, मजा आएगा। चलिए, तो इस तरीके से करने का क्या, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई हम यहां पर तो ई सेल लिख देंगे और ये हो जाएगा 10.5 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय यहां पर 2, और ये हो गया लॉग, ऊपर एक 0.001 है, नीचे भी एक दिया हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 0.001 जो है बेटा वो नीचे होगा। इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूं, 1 2 3, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻³ आपको थोड़ा शॉर्ट एंड फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा यदि आप नीट की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि यहां पर आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम चकाचक वाली बात है। log 10 की घात 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर आपका 3 आ जाएगा, बिकॉज 3 सामने आ जाएगा। log 10 कितना होता है, तो भाई 1 होता है। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, Cl इज इक्वल टू 10.5 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 3, एंड बस खेल हो गया खत्म। खेल कैसा हो गया, तो भाई एकदम खत्म हो गया। क्या ये सही है? आपने कहा हाँ जी सर। क्या यहां से आप कैलकुलेट प्रोसीड कर लेंगे? आपने कहा हाँ जी सर, हम बिल्कुल कर लेंगे। क्रॉस चेक कर लेना बेटा, और इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है, तो आप क्रॉस चेक कर लेना और सारे ऑप्शंस है इनमें आप देख लेना, मेरे ख्याल से कोई भी मैच नहीं कर रहा होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन है। ठीक, चल हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक और शानदार वाला क्वेश्चन करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे पास उदास नहीं होना है, हमारे पास उदासीन और अथवा अल्पक्षारीय माध्यम में KMnO4 है, और ये आयोडाइड के साथ क्या कर रहा है, आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत कर रहा है। आयोडेट मतलब ये, ठीक है जी। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये रिएक्शन आती होगी। ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब बेटा आपको ये रिएक्शन आती होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसलिए हम इसको MnO2 करेंगे। इसीलिए जो है हम इसको क्या करेंगे, तो भाई Mn करेंगे, फिर यहां पर O2 करेंगे। क्या ये कहानी क्लियर हुई? आपने कहा हाँ जी सर, ये कहानी पूरी क्लियर है। तो ये बोला गया है कि मैग्नीज जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी, आप यदि यहां पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो कितनी होगी, तो भाई +7 होगी। कैसे पता, तो देखो पोटेशियम की आपकी +1 होगी, ऑक्सीजन की टोटल -8 होगी, +1 -8 -7 होगी, घूमकर जब दूसरी तरफ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी। और नीट के स्टूडेंट्स को यार देखकर ऑक्सीडेशन नंबर्स देखना जो है वो मैं सिखा चुका हूं। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, यहां पर MnO2 की कितनी होगी, तो आपने कहा सर +4 होगी। 2 ऑक्सीजन है, 1 की -2, 2 की -4, यहां पर +4 हो जाएगी। तो +7 से ये चला गया किस पर, +4 पर, कम हो गई। मतलब ये कि जब आप Mn की बात करेंगे तो इसका क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपकरण हो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम हो रही है। तो +7 से हम पहुंच गए कहां पर, तो भैया +4 पे पहुंच गए, +7 से +4 में पहुंच गए, और यही अपना सही जवाब होगा। अब ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी किताब में यदि देखेंगे तो ये आपको 2 जगह पर मिलेगा। एक डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में रिएक्शंस के बीच में मिल जाएगा, दूसरा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा, और तीसरा आपको रेडॉक्स रिएक्शन में मिलेगा। आप सोच कर देखिए, हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली इस वाले पोर्शन में, जो कि आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बढ़िया वाला सवाल हम और करने वाले हैं।
हमारे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। उत्पाद के लिए ए जो है वो परिवर्तित हो रहा है उत्पाद में। चलो, इसकी आरंभिक सांद्रता जो है वो 0.1 m है। इसका मतलब ये कि यदि हम R0 की बात करते हैं तो भैया ये 0.1 m है, ठीक है। और 5 मिनट के बाद, मैं क्या कह रहा हूं, 5 मिनट के बाद ये हो जाती है R = what 0.001 m। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इसको तो आप, चलो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको जो है अभिक्रिया का दर स्थिरांक बताना है, मतलब आपको जो है, ठीक है, कांस्टेंट बताना है, दर रेट कांस्टेंट या दर स्थिरांक बताना है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के से। तो मैंने कहा कैसे करोगे, आपने कहा सर बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होगी उसका सीधे सीधे हम फॉर्मूला पटकेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमें पता है कि K बराबर होता है 2.303 डिवाइड बाय यहां पर 3, यहां पर लॉग, यहां पर R0 बटे R। मतलब ये तो बहुत ही हलवा हो गया, इतने इजी क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भैया, तो K = क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, 2.303 मिनट में है और मिनट में ही आंसर पूछा गया, इसलिए यहां पर हम 5 लिख देंगे, गुणा, ठीक है, लॉग R0 कितना है, तो आपने कहा सर 0.1 है, R कितना है, तो आपने कहा सर 0.001 है। चलिए भैया, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका एक ये पॉइंट यहां पहुंच गया, 10⁻⁻², नीचे मिलेगा 10⁻⁻4 जो है वो आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा। अरे तो बड़ा बढ़िया सवाल था यार। इनटू यहां पर लॉग कितना आ जाएगा, तो भैया 10⁻2 आ जाएगा। आपको पता है कि log 10⁻2 जो है वो 2 ही होता है, 10 काउंट नहीं होता क्योंकि 2 सामने की तरफ आ जाता है। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, मस्त वाली बात, मस्त वाली बात, मस्त वाली बात। चलो, ये वैल्यू को हमने क्या कर दिया भाई, पुट कर दिया। आप चेक कर लेना बेटा, 2.3 यहां दिया हुआ है, ये 2 है, ये 5 है। सो भाई ये 5 है तो नीचे 2.5 मिलेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, K = आपको मिल जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 2.5। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो भैया और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो यह आंसर अपना लॉग किया जाए, खत्म बात समझ में। ऐसा नहीं कि पूरा अपने को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल नहीं। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां पर आपको फास्ट कैलकुलेशन, कॉमन सेंस, इन दोनों चीजों पर बहुत ध्यान देना होता है। इसीलिए ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी छोटी थी इससे, तो हमने आंसर ला दिया अपना, 1 से कम आएगा। क्या ये बात क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर। हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आइए, एक यौगिक X है जो O3 के साथ अभिक्रिया करके, अब आप सोच कर देखो, O3 के साथ यदि अभिक्रिया हो रही है मतलब ये ओजोनोलिसिस है। ये क्या है? ओजोनोलिसिस या फिर ओजोनीकरण है। बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर बेसिकली होता क्या है, राइट। यहां पर हमने कक्षा 11वीं से हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से एक तगड़ा वाला सवाल उठाया हुआ है। अपने पास है X, बहुत बढ़िया। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है भैया? O3 के साथ, ओजोन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और उसके बाद यहां पर Zn है और H2O भी है। और हमें क्या क्या मिल रहा है? तो एक तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड यदि हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई HCHO होगा। चलो, और साथ में क्या मिल रहा है? तो 2-मेथिल प्रोपेनल मिल रहा है। ओके, 2-मेथिल प्रोपेनल, प्रोपेनल प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन मेरे पास होंगे दूसरे नंबर पे आपका जो है। तो ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH हो गया, और ये यहां पर आपने मेथिल लगाया हुआ है, और भैया ये आपका प्रोपेनल, 2-मेथिल प्रोपेनल आपको मिल गया। ये दोनों चीजें मिल रही हैं। आपसे पूछा गया कि X क्या है? X बहुत दिनों से पीछा जो है इसने हमारा कभी छोड़ा ही नहीं। मैथ्स में पढ़ा, बायो में पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा, और अब केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये दोनों उत्पाद आपको मिल रहे हैं, और आपसे पूछा गया कि कौन सा अभिकारक होगा। क्या करने का? मैंने बताया था आपको ओजोनोलिसिस में, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ठीक है, बस इसको हटाने का। आओ पहले इसका अपन एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं। CH डबल बॉन्ड O, और ये यहां पर H प्लस, यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3, दिस विल टर्न इनटू डबल बॉन्ड O और ये H। ये ठीक है।
कुछ मत करो, बहुत सिंपल सी कहानी है ओजोनोलिसिस की। भैया इसको यहां से तोड़ने का, इसको यहां से तोड़ने का, क्या इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए? यस सर। क्या इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स कम हो गए? यस सर। मतलब आपस में जोड़ने का, खत्म खेला। जो तो किससे मिलेगा? तो भैया अपने को मिल जाएगा, यहीं से स्टार्ट हम करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड उधर वाले CH के साथ में। रुको बेटा, उसको पहले रखते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो, इजी लगे देखने में, क्यूट लगे देखने में, ठीक है। चलो ये CH डबल बॉन्ड यहां पर हम कर देंगे CH2। बस भैया ये मिल गया आपको एकदम शानदार वाला आपका अभिकारक। इसका पक्का कछु ना कछु नाम होगा भाई, सीधी सी बात है, इसका एक नाम होगा। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन, यही होगा। 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन, पक्का यही होगा। या फिर 2 मिथाइल ब्यूट 1-इन कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन कैसे करेंगे? तो भाई देख लो, 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन, ये आपके पास जो है क्या रहा होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन आपके पास क्या रहा होगा? अभिकारक रहा होगा। इसका हुआ ओजोनोलिसिस यानी कि ओजोनीकरण, और आपको जो मिला वो वहां पर ऑलरेडी गिवन है। आपने कहा ये बात सर मजेदार, नोट करेंगे इसको हम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन हम करेंगे। ये सीधे सीधे आपका जो अयस्कों का सांद्रीकरण है, ठीक है, तब आपके जो धातुएं होती हैं उनका जो निष्कर्षण होता है उस वाले क्वेश्चन से पूछ लिया गया है। अब ये 12th के सिलेबस में नहीं है, पर ये आपके JEE और नीट के सिलेबस में है। एक सूची दी गई है, दूसरी सूची दी गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जब हम हेमेटाइट की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि वो ये है। हेमेटाइट क्या है? तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हेमेटाइट होगा आपका Fe2O3। और मैग्नेटाइट की यदि आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? इन्हीं दोनों में तो कंफ्यूजन होता है, Fe3O4। बात समझ में आ गई? मस्त। उसी तरीके से कैलेमाइन जो है वो सबसे नीचे वाला, और काओलिनाइट जो है वो दूसरे नंबर का होगा। तो इस हिसाब से ए का आंसर 3 है और बी का आंसर 1 है। डी का आंसर जो है वो आपका, डी का आंसर जो है आपका 2 होगा, सी का आंसर आपका 4 होगा। हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ए का आंसर बेटा 3 है, बी का आंसर बेटा 1 है, सी का आंसर आपका 4 है, और डी का जो ऑप्शन है वो आपका 2 है। बस इसको आप नोट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। एक तरफ पे अयस्क दिया गया था और दूसरी तरफ पे उन सबके सूत्र दिए गए थे। अयस्क क्या होता है? तो एक ऐसा पत्थर जिससे हम किसी पर्टिकुलर धातु या मेटल का एक्सट्रैक्शन यानी कि निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। चलो, मस्त वाली बात, यही अपना आंसर होगा। अपन इसको चेक कर लेते हैं, रुको जरा। अरे यार धोखा हो गया, रुको ना। ए का 3 2 जगह पर है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ऊपर ये बी का आपका 1 दोनों जगह पर है। बड़ा घुमा रहे हैं यार। 4 2, ये 2 जगह पर काहे लिखा है रे बाबा? वो 2 4 होगा, या तो नीचे वाला 2 4 होगा। सी का 4 है, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो सेम दिख रहा है, तो हो सकता है, ठीक है। चलो, ये स्टूडेंट्स 2 और आपका कैसा रहा हो? तो भाई 4 रहा हो। क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम चकाचक है। चलो बेटा नोट कर लेंगे और हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, राइट, उससे इसको आप सॉल्व कीजिए, है ना। बढ़िया सवाल है। तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि हमारे पास जो है कॉपर फलक केंद्रित घनी है, FCC है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है भाई? FCC एकक सेल है, और इस सेल में, ठीक है, जो कोर लंबाई है वो दी हुई है, मतलब एक जो है A वो दिया गया है 3.608 इंटू 10⁻⁴ कितना? तो भैया -8 cm, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलो, यदि हम घनत्व यानी कि डेंसिटी की बात करेंगे तो भैया 8.92 है, और यदि हम FCC बोल रहे हैं तो यहां से हमारा Z भी क्लियर हो जाएगा भाई, 4 होगा। बात समझ में? सारी वैल्यूज को आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था वहां पर पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, चलो ट्राई करो एक बार।
तो आपने कहा सर फॉर्मूला तो एकदम क्लियर है भाई, D इजिकल टू क्या होगा, तो ऊपर की तरफ Z गुणा M होगा और नीचे की तरफ हमारे पास एवोगैड्रो नंबर और जो भी हमारे पास फलक की लंबाई दी गई है, फलक मतलब वो जो भी आप क्रिस्टलीय सेल मान रहे हो, जो आप क्रिस्टलीय आप जालक मान रहे हो, उसकी जो फलक है, उसका जो एक साइड है वो यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, हमें निकालना है क्या, परमाणु द्रव्यमान निकालना है Cu यानी कि कॉपर के लिए। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर हमें तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान पहले से ही पता है, बिल्कुल सही है, पहले से पता है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बट कभी कभी आंसर थोड़ा वेरी कर जाता है, अब वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें M निकालना है, तो यार ये तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है और हीरो बनना है वाली बात है। D इंटू यहां पर हो जाएगा आपका Na इंटू यहां पर हो जाएगा A क्यूब डिवाइड बाय यहां पर आपका Z हो जाएगा। चलिए भाई, तो अब आपके पास सारी चीजें गिवन है। इनफैक्ट Na जो है, जिसे हम अवोगाद्रो की संख्या कहते हैं, वो भी यहां पर दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बस सारी वैल्यूज को वहां पुट कर दो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज को आपको यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आ गया भाई, 63.1 U। क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर, पर याद रहे बेटा, आपको Z की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। सूत्र तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा, पर किस प्रकार का घनीय है, किस प्रकार का आपका ठोस है, उसके लिए आपको Z का मान का पता होना बहुत जरूरी है। आप इसको बढ़िया से नोट करेंगे। हम चलेंगे अगले वाले सवाल की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं वही सोचो कि भाई बहुत देर से जो है दो कथन वाला सवाल पूछा क्यों नहीं गया था। अभी हमारे सामने एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि ल्यूकास परीक्षण में ल्यूकास रिएजेंट या अभिक्रमक जो होता है के रूप में HCl और ZnCl2 के साथ उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री, द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री और तृतीयक यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल में हम अंतर बता सकते हैं। ये तो भैया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हम ये अंतर बता सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और वे ल्यूकास अभिक्रिमक के साथ कक्ष के ताप पर अभिक्रिया कर तुरंत अविलेयता प्रदान करते हैं। नहीं, तुरंत नहीं करते, लगभग 25 से 35 मिनट का ये क्या लगाते हैं भैया, समय लगाते हैं। बात समझ में आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पहली वाली कहानी तो बिल्कुल सही है कि यदि हमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के बीच में अंतर यदि बताना है तो भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, हम लूकास रिएजेंट यूज करते हैं, लूकास एक्सपेरिमेंट हम करते ही करते हैं। पर दूसरी बात ये कि प्रथम आपका जो डिग्री का अल्कोहल होगा वो तुरंत अविलेयता प्रदर्शित नहीं करेगा, उसको कम से कम इतना समय लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में ये जो है ये कैसा हो जाएगा, आपने कहा सर ये कैसा हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भाई, गलत हो जाएगा। तो पहला सही दूसरा गलत, दैट्स ऑल, लॉक कर ले। पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा सही नहीं है तो गलत। बात समझ में आई? तो इंटरेस्टिंग बात, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ, चलिए आइए, मस्त वाली बात। फिर एक हमारे सामने केमिकल रिएक्शन है, राइट, और ठीक है भैया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन के साथ में Cn लगा हुआ है, जब इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे यह पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में, अभिक्रिया क्रम में बनने वाला उत्पाद जो है भैया वो कौन सा है। बढ़िया सवाल कि लास्ट में देखो, उत्पाद तो इसमें 2-3 आपको मिलने वाले हैं, जैसे ये भी मिलेगा आपको, पर सवाल पैदा होता है कि अंतिम उत्पाद तो और भी है, पर आपको ये सवाल यदि और अच्छे तरीके से पूछा जाना था तो ये हो जाता अंतिम उत्पाद। ये बात क्या है, अंतिम उत्पाद कौन सा होगा। बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इसकी क्या कर लेते हैं भाई, रिएक्शन ही देख लेते हैं, क्या क्या बनने वाला है वो भी देख लेंगे, बहुत सारे अभिक्रमक हैं यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। तो अंतिम उत्पाद अपन लोगों को बताना है। क्या मेरे पास अंतिम उत्पाद है, तो बिल्कुल मेरे पास अंतिम उत्पाद है। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, सबसे पहले जब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा CH2NH2, बात समझ में आई। उसके बाद फिर आप NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे HCl की उपस्थिति में, तो भैया अब आपको क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा सर N2Cl नेगेटिव, और लास्ट में आपको ये मिलने वाला है भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये कब से कहां मिलने वाला है, तो एकदम लास्ट में आपको मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी सर बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीके से लास्ट में अपने को मिलने वाला है जो OH ग्रुप वाला है वो पार्ट।
क्या यह आपको क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत बढ़िया वाली बात, एकदम किताब से पूछा गया सवाल था, क्रॉस चेक हमने कर लिया। हम बढ़ेंगे आगे। 3 हमारे पास संकुल दिए गए हैं ए बी सी, और इनके रंगों के लिए जो उत्तरदायी अवशोषित ऊर्जा है इसका क्रम क्या होगा? भाई सीधे सीधे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि उप सहसंयोजन रसायन से यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करेंगे और फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलिए तो बढ़िया ये सवाल है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप सबके डायग्राम बना लीजिए, और ये डायग्राम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर बीच में रखा है Ni, मैंने यहां पर बीच में क्या रखा है? तो आपने कहा सर Ni रखा हुआ है। चलो तो Ni हो गया 1 2 3 4 5 6। चलो यहां पर लगा दिया गया H2O, यहां पर लगा दिया गया H2O, और यहां पर भी लगा दिया गया H2O, इधर पे भी लगा दिया गया H2O, और भैया यहां पर आपका ईन लगा हुआ है, और इस पूरे के ऊपर जो आवेश है उसको मैं यहां पर 2+ कह रहा हूं। क्लियर? ये था हमारा ए, ये क्या था हमारा? ए था, ये था ना? हाँ ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं किसके बारे में? बी के बारे में बात करते हैं। सब पर +2 आवेश है, +2 जो चार्ज है वो सब पर दिया गया है। ये हमने कौन सा बना दिया भाई? ये हमने बी बना दिया शायद। हाँ जी हाँ जी, ये हमारा बी था। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम बनाते हैं ए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर ये यहां पर आपका Ni होगा। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर वाली बात है। और भैया H2O2 है ना, तो एक काम करते हैं, एक H2O यहां लगाते हैं, एक H2O जो है यहां पर लगाते हैं। दोनों जगह पर H2O लगा दिया गया है। एक ईन इधर लगाते हैं, एक ईन यहां पर लगाते हैं, और यहां तक तो बड़ा अच्छा ही फिर ये बनाना पड़ता है ना। तो मैंने यहां पर ऊपर की तरफ आवेश डाल दिया +2 डाल दिया, और सबसे नीचे हम बनाते हैं Ni-इन-3। सबसे नीचे जो है हम लोग ये बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो या एक ईन यहां लगा दो बेटा, एक ईन यहां लगा दो, एक ईन जो है आप यहां पर लगा दीजिए, और ये जो है ये भी है आपका +2। तो यदि हम निकल यानी कि Ni के ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तीनों ही संकुल में, तो वो आ जाएगी आपकी +2। तो ऑक्सीकरण संख्या के बिहाफ पर तो हम आंसर नहीं दे सकते, बात समझ में आई। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना डी संक्रमण होगा, देखो ये बहुत अंदर की बात है, इसको अपन ऊपर से देखते हैं। ठीक है, जितना डी संकरण होगा उतनी ज्यादा जो ऊर्जा है उसका अवशोषण होगा, और उतना ज्यादा रंग जो है वो दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर डी संकरण भैया ज्यादा होगा वो ज्यादा अवशोषित ऊर्जा करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा डी संकरण कहां पर होगा? तो भाई यहां पर होगा। बात समझ में आ रही है? जितने ईन होंगे या जितने आपके, बात समझ में आ रही है, जितने भी आपके क्या होंगे भाई? ईन होंगे। ईन आपके क्यों होते हैं? क्योंकि इसको आप बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हो। ठीक है, तो जितने आपके ईन होंगे उतनी आपकी अवशोषित ऊर्जा होगी। तो यहां पर 3 है, वहां पर 2 है, और यहां पर तो 1 ही है। तो भैया ये सबसे आगे तो यही होगा, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा तो यहां पर होगी, तो ये तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका। उसके बाद 2 ईन यहां पर है, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ईन आपको देना, ईन क्या होगा? तो भाई इथाइलिन डायमाइन होगा, 1 फिर 2 फिर 3, CAB CBA नहीं, CAB दिया हुआ है क्या? 3 ईन यहां पर है, 2 यहां पर है, CAB जी, CAB मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, क्रॉस चेक कर लेंगे। CBA नहीं, CAB, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इससे अपना डायग्राम जो है उसकी भी क्या हो गई? बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो गई। अब हम मारने जा रहे हैं सेंचुरी। बड़े ध्यान से देखना भैया, हम मारने जा रहे हैं सेंचुरी, और केमिस्ट्री पोर्शन के हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। एक यहां पर यौगिक दिया गया है जिससे आपको पूछना है कि IUPAC नेमिंग क्या होगी। यार सेंचुरी में तो बड़ा इजी क्वेश्चन पटक दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 ब्रोमो तो हो ही गया, क्योंकि यह आपका ब्रोमीन है, बी से स्टार्ट होगा, ये तो ऑल आ जाएगा, ये क्लोरो हो गया। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? 1 ब्रोमो। ठीक है जी, इसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका 5 क्लोरो। चलो, तो 1 ब्रोमो हो गया बच्चों, 5 क्लोरो हो गया, उसके बाद आपका हेक्सेन 3 ओल, हेक्सेन 3 ओल।
ठीक है, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, अच्छा 4 मिथाइल भी है, हाँ सॉरी 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, नहीं 1 ब्रोमो 5 क्लोरो। जी ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, हमने कर लिया इसको क्रॉस चेक। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर सारे ही जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं और पैराग्राफ पढ़कर अपने क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा दिनों तक क्लियर रहेगा, याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर केमिस्ट्री का आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक और साल यानी कि अभी 2022 का हमने पेपर देखा, 22 का ही है ना, जी हाँ 22 का है। इसके बाद हम जो है 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, सर्च करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है असीमित ज्ञान का भंडार, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यदि हैं तो भैया ये सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में यदि हम बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, तो आपको भी बेटा 7वीं से लेकर 12वीं तक, और अब तो नीट के भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में यदि हम बात करें तो यहाँ पर बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, बढ़िया से पढ़ाई करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, और यही सब क्वेश्चन या इनके जैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।